लोगों की आउटलाइन के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक है जो आपकी डिमांड को जो 3 कॉन्सेप्ट को जो है वो कनेक्ट करता है। डिमांड के कॉन्सेप्ट को, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को और वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पावर इन 3 कॉन्सेप्ट को जो है वो कनेक्ट करके जो है वो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझने से पहले जो है वो एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जब कंज्यूमर जो है एक गुड को परचेज करता है एक मार्केट प्राइस पे, ठीक है, कि गुड की मार्केट में क्या प्राइस है, उस प्राइस पे कंज्यूमर जो है वो गुड को परचेज करता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो क्या वो हमेशा क्या कहते हैं कंज्यूमर जो है वो हमेशा उस गुड की वर्थ के अकॉर्डिंग प्राइस पे करने के लिए विलिंग होता है कि अगर एक कंज्यूमर की मार्केट में प्राइस जी 50,000 है, ठीक है, तो क्या हमेशा कंज्यूमर जो है वो उस गुड की वर्थ के अकॉर्डिंग प्राइस पे करने के लिए विलिंग होता है? तो इसका आंसर है जी नो। क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि क्या कहते हैं कि कंज्यूमर की नज़र में किसी भी चीज़ जो वो खरीदना चाहता है उसकी वर्थ ज़्यादा होती है उसकी मार्केट प्राइस से। ठीक है, एक कंज्यूमर की नज़र में उस चीज़ की वर्थ ज़्यादा होती है उसकी मार्केट प्राइस से, इसलिए कंज्यूमर उस चीज़ को परचेज करने के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए विलिंग होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है जी कि कंज्यूमर किसी चीज़ को पे करने के लिए कितना विलिंग है, ठीक है, और उस चीज़ को परचेज करने के लिए उसने एक्चुअली कितनी रकम जो है वो अदा की है। The consumer surplus is the difference between maximum willingness to pay for a good and the actual market price paid। कि एक चीज को खरीदने के लिए वो कितने पैसे पे करने के लिए कितनी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पे करने के लिए एक गुड के लिए विलिंग है और वो अमाउंट जो उसने एक्चुअली मार्केट में पे करके वो चीज खरीदी। तो इसका फार्मूला है जी विलिंगनेस टू पे। एक कंज्यूमर उस चीज को खरीदने के लिए कितने पैसे पे करना चाहता था माइनस प्राइस पेड के उस गुड की प्राइस क्या थी मार्केट में। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है, वो शो करता है उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को और उस गेन को जो कंज्यूमर ने रिसीव किया उस चीज को खरीदने के बाद। ठीक है, अब इस आइडिया को क्या कहते हैं हम क्लियरली आपको समझाती हूँ क्या कहते हैं एक एग्जांपल से। ये कंसिडर करें कि क्या कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक कार को परचेज करने के लिए जो है वो विलिंग है $15,000 पे करने के लिए एक कार को परचेज करने के लिए विलिंग है। ये ऑटोमोबाइल एक कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, ठीक है, गाड़ी परचेज करना चाहते हैं और कंज्यूमर की नज़र में उस गाड़ी की वर्थ है जी $15,000, ठीक है, इसलिए वो उसको परचेज करने के लिए $15,000 जो है वो पे करना चाहता है, विलिंग है पे करने के लिए। लेकिन मार्केट की प्राइस जो है वो 12,000 है, मार्केट में उस गाड़ी की प्राइस जो है वो 12,000 है। तो कंज्यूमर जो है वो तो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे क्या होगा, विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना आ जाएगा, 3,000 का कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर कार परचेज कर लेगा। और वो कार क्यों परचेज करेगा, क्योंकि कंज्यूमर की
जो कार वो परचेज करना चाहता है उसकी मार्केट प्राइस जो है वो कम है उसकी विलिंगनेस टू पे से। तो अगर वो कार खरीदेगा तो उसे क्या कहते हैं, सरप्लस मिलेगा 3,000 रुपए का। ठीक है, तो ये 3,000 रुपए जो बच गए हैं उसको, ये उसके सरप्लस को शो कर रहे हैं, ये कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 3,000 रुपया है, ये बेसिकली ये चीज शो नहीं कर रहा कि कंज्यूमर को ने 3,000 रुपया जी एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया। ये बेसिकली उस बेनिफिट को शो कर रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है जो कंज्यूमर को मिली है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू को शो कर रहा है जो कंज्यूमर को ये ट्रांजैक्शन करने से मिली है, क्योंकि कंज्यूमर 15,000 पे करना चाहता था लेकिन वो चीज उसे 12,000 रुपए में मिल गई है, तो उसे जो 3,000 रुपए का फायदा हुआ है, 3,000 रुपए का फायदे से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिली है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तो हमने क्या कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस को देखा सिंगल यूनिट के केस में, लेकिन हम मूव करेंगे जी मल्टीपल यूनिट्स के, कि जब कंज्यूमर एक ही गुड के मल्टीपल यूनिट्स कंज्यूम करता है, क्योंकि रियल लाइफ में कंज्यूमर जो होते हैं वो एक गुड के एक से ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब कंज्यूमर एक गुड के एक से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी विलिंगनेस टू पे जो है वो डिक्लाइन करती जाती है, जैसे जैसे वो उस गुड की कंजम्पशन बढ़ाता जाता है। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में एक कंज्यूमर जब एक गुड के एक से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है तो वो उसकी विलिंगनेस टू पे हर एडिशनल यूनिट के लिए वो कितने पैसे पे करने के लिए विलिंग है, उसकी विलिंगनेस टू पे चेंज होती जाती है जैसे जैसे उसकी वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो हर एडिशनल सेटिस्फेक्शन एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जाता है तो हर एडिशनल यूनिट से उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये बड़ा ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हम पहले भी बहुत दफा पढ़ के आ चुके हैं कि ये इसलिए होता है, ये इस वजह से होता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, क्योंकि जब कंज्यूमर जो है किसी गुड का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए कंज्यूमर कंज्यूमर जो है वो फर्स्ट यूनिट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करने के लिए विलिंग होता है। लेकिन जब कंज्यूमर सेकंड सेकंड यूनिट जो होता है वो कंज्यूमर को थोड़ी लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए सेकंड यूनिट पर कंज्यूमर की जो विलिंगनेस टू पे होती है वो डिक्लाइन होती जाती है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो उस गुड की कंजम्पशन को बढ़ाता जाता है, तो इसी तरह कंज्यूमर की जो विलिंगनेस टू पे है वो डिक्लाइन होती जाती है, कि जैसे जैसे गुड की क्वांटिटी इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे डिक्लाइन करती जाती है। जो विलिंगनेस टू पे में डिक्लाइन आ रहा है जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इसको हम इस डायग्राम से भी देखते हैं कि ये डायग्राम भी यहाँ पे क्या शो कर रही है। ये फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो कंज्यूमर $25 पे करने के लिए विलिंग था, लेकिन जैसे जैसे यूनिट की जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंज्यूमर जो है वो लेस अमाउंट जो है वो पे करने के लिए विलिंग है, मतलब कंज्यूमर की विलिंगनेस टू जो है वो पे जो है वो क्वांटिटी के बढ़ने के साथ साथ डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये वाली जो विलिंगनेस टू पे में डिक्लाइन जो है ये इसकी वजह से जो है वो हमारा डाउनवर्ड जो हमारा डिमांड का होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कि अगर हम इन सारे लाइंस को कनेक्ट करें तो हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ जाएगा। और ये हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि हमारी विलिंगनेस टू पे जो है वो डिक्लाइन करती है जैसे जैसे क्वांटिटी जो है वो एक गुड की इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि डिमांड कर क्योंकि हर पॉइंट जो है वो डिमांड कर्व पे शो कर रहा है एक कंज्यूमर जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए कितने पैसे पे करने के लिए विलिंग है।
अगर हम इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो हमारे पास डिमांड कर्व आ जाएगा। और डिमांड कर्व बेसिकली शो करता है कि मैक्सिमम प्राइस एक कंज्यूमर जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट को लेने के लिए विलिंग है। तो एक यूनिट, पहले यूनिट पे कंज्यूमर $25 डॉलर की प्राइस पे करने के लिए विलिंग है, दूसरे यूनिट के लिए कंज्यूमर $23 की प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। तो इसलिए तो हम डिमांड कर्व को जो है वो मार्जिनल विलिंगनेस टू पे कर्व बी कहा जाता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व को मार्जिनल विलिंगनेस टू पे कर्व बी कहा जाता है। तो इसको हमने इसके डायग्राम को भी हमने देख लिया। अब हम इस एग्जाम्पल को जो है वो टेनिस कोर्ट रेंटल की एग्जाम्पल को जो है वो अच्छे तरीके से क्या कहते हैं मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाली जी क्या कहते हैं डायग्राम है, और ये वाली डायग्राम है, और अब इसी एग्जाम्पल को जो है वो हम मैथमेटिकली भी समझेंगे कि सपोज करें कि कंज्यूमर जो है वो टेनिस कोर्ट को जो है वो टेनिस कोर्ट जो है वो रेंट करता है घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो पहले घंटे के लिए तो कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। ठीक है, पहले घंटे के लिए जी वो $25 पे करने के लिए विलिंग है। ठीक है, क्योंकि पहले घंटे की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे घंटे के लिए जो है वो कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे डिक्लाइन हो गई है और वो $23 हो गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि दूसरे घंटे पे कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे डिक्लाइन होके $23 हो गई है। ठीक है, और तीसरे घंटे पे कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे डिक्लाइन होके $21 हो गई है। ठीक है, और ये विलिंगनेस टू पे जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है, फॉल करती जा रही है हर एडिशनल आवर के साथ। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है। ये यहाँ पे जो स्केड्यूल है इससे भी आप लोगों को पता चल रहा है, और ये डायग्राम भी आप लोगों को शो कर रही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे डिक्लाइन करती जा रही है। ठीक है, तो सपोज करें जी हमारी मार्केट प्राइस है जी, पर आवर की मार्केट प्राइस है जी $10। ठीक है, ये मार्केट प्राइस $10 है, लेकिन पहले घंटे में कंज्यूमर जो है वो एक घंटे के लिए $25 पे करने के लिए विलिंग था, लेकिन हमारी मार्केट प्राइस क्या है $10 है। तो कंज्यूमर जो है वो तब तक जो है वो रेंटिंग आवर्स के लिए जो है वो पे करने के लिए विलिंग होगा। कंज्यूमर विल कंटिन्यू रेंटिंग आवर्स as long as their willingness to pay is at least equal to the price। एक कंज्यूमर जो है कंज्यूमर का यहाँ पे डिसीजन टूल क्या होगा, एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो तब तक जो है वो रेंटिंग करेगा, तब तक आवर्स रेंट करेगा जब तक उसकी विलिंगनेस टू पे जो है उसकी प्राइस के बराबर या उससे कम या उसके बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, कि उस वो तब तक करेगा जब तक उसकी विलिंगनेस टू पे इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइस नहीं हो जाती। ठीक है, कि जब उसकी विलिंगनेस टू पे उसकी प्राइस के बराबर हो जाएगी वो तब तक जो है वो आवर्स रेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कब तक जो है वो आवर्स रेंट करेगा, वो अप टू 8 आवर्स जो है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, क्योंकि 8th आवर पर जो है उसकी विलिंगनेस टू पे जो है वो उसकी क्या कहते हैं उस मार्केट प्राइस जो है वो विलिंगनेस टू पे के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 9th यूनिट पर जो है वो उसकी विलिंगनेस टू पे जो है वो हमारे क्या कहते हैं पर आवर प्राइस से कम हो जाएगी। तो इस केस में जो है वो अप टू 8 आवर्स जो है वो रेंट करेगा। ठीक है, 8 आवर तक रेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो विलिंगनेस टू पे जो है 8 आवर के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू है $10 मतलब मार्केट प्राइस, लेकिन 9th आवर पे जो है वो विलिंगनेस टू पे जो है वो फॉल कर जाएगी, वो कम हो जाएगी प्राइस के। ठीक है, तो इसलिए कंज्यूमर जो है वो 8 आवर्स कंज्यूम करेगा।
अब हम जो है वो हर यूनिट के अक्रॉस जो है वो इसका सरप्लस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले और के लिए जी कंज्यूमर $25 विलिंग है पे करने के लिए, लेकिन प्राइस $10 है, तो हमारा सरप्लस आ गया $15 का। ठीक है। सेकंड यूनिट के लिए $23 विलिंग है पे करने के लिए, प्राइस हमारी फिक्स्ड है $10, तो जी सरप्लस आ गया $13 का। तो जैसे जैसे क्या कहते हैं आवर्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे भी डिक्लाइन करती जा रही है, और वैसे वैसे कंज्यूमर का सरप्लस भी डिक्लाइन करता जा रहा है। ठीक है। और जब हम इन 8 घंटे का क्या कहते हैं सरप्लस जो है वो ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल सरप्लस आ जाएगा। ठीक है। हमारे पास जो है वो टोटल कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, टोटल कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू आई है हमारे पास $64, और $64 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, represent the overall benefit the consumer receives from consuming those 8 hours at the market price। कि ये ओवरऑल बेनिफिट है जो कंज्यूमर ने रिसीव किया है 8 घंटे जो है वो रेंटिंग आवर्स यूटिलाइज करके मार्केट प्राइस पे। तो कंज्यूमर को 8 घंटे जो है वो रेंट करके जो है वो $64 का जो है वो ओवरऑल बेनिफिट मिला है। ठीक है। तो अब हमने क्या कहते हैं, ये था जी कंज्यूमर सरप्लस। अब हम कंज्यूमर सरप्लस को थोड़ा सा और डिटेल में ग्राफिकली भी देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रीवियसली हमने इसको ग्राफिकली देखा समझा, लेकिन इसको हम और डिटेल से देखेंगे कि कौन सा एरिया है अंडर द डिमांड कर्व जो कंज्यूमर सरप्लस को शो करता है। तो अब हम ग्राफ में जो है वो हमने वर्टिकल एक्सिस पर जो है वो प्राइस को मेजर किया है, और क्वांटिटी को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेजर किया है। अब डिमांड कर्व हमने पहले भी पीछे देखा कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की जो है वो एक गुड की कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे डिक्लाइन करती जाती है। तो मार्केट प्राइस को जी हमने क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जी मार्केट प्राइस को जी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से जी शो किया गया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये मार्केट प्राइस को शो कर रही है। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस जी है एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द प्राइस लाइन। के डिमांड कर्व और प्राइस लाइन के दरमियान ये वाला जो ब्लू एरिया है, ये कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। the area under the demand curve and above the price line up to the quantity consumed। ये किसको शो कर रहा है, ये कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है। ठीक है। क्योंकि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द टोटल डिफरेंस बिटवीन द प्राइस द कंज्यूमर आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। कि वो प्राइस जो कंज्यूमर ने जो है वो कंज्यूमर विलिंग था पे करने के लिए, और कंज्यूमर ने एक्चुअली क्या प्राइस पे की, ये एरिया उस टोटल डिफरेंस को शो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम कंज्यूमर सरप्लस के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को देखेंगे कि किस तरह से प्राइस के चेंजेस जो है वो हमारी कंज्यूमर सरप्लस को अफेक्ट करते हैं। तो जब हमारी गुड की प्राइस जो है वो डिक्लाइन करती है, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाता है, और जब अब हमारी गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइन हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारी गुड की प्राइस डिक्रीज करती है, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसके पीछे के दो रीजंस होते हैं। वो इसलिए कि क्या कहते हैं कि जब एग्जिस्टिंग जो कंज्यूमर जो है वो जो किसी चीज़ को जो चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो अब उन्हें कम कीमत पे करनी पड़ेगी। जब उन्हें कम कीमत पे करनी पड़ेगी, तो वो उनको वो जो है वो गेन करेंगे, एडिशनल सरप्लस गेन करेंगे। ठीक है। उन यूनिट्स पे जो वो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे, उस पे उन्हें एक्स्ट्रा सरप्लस एडिशनल सरप्लस जो है वो मिलेगा। और सेकेंडली ये कि अगर न्यू कंज्यूमर जो है अगर मार्केट में एंटर होते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जब गुड की प्राइस कम है, गुड की अब उन्हें अगर कम प्राइस पे करनी पड़ रही है, तो ये गुड उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। तो इस वजह से भी उनके कंज्यूमर सरप्लस में जो है
वो इजाफा हो जाएगा। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जी हमारे पास क्या कहते हैं जी, एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि मिल्क की प्राइसिंग, कि मिल्क की इनिशियल सिचुएशन ये है कि प्राइस, मार्केट प्राइस जो ये हमारे पास $3 है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर जी $10 पे करने के लिए मिलेंगे। मार्केट प्राइस $3 है, ये वाली हमारी जो है जी प्राइस लाइन है। मार्केट प्राइस $3 है लेकिन कंज्यूमर $10 पे करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा इस केस में जी कंज्यूमर सरप्लस बना $98 का, लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो कम हो गई, ठीक है। मार्केट प्राइस $3 से कम होके $2 होगी, मतलब अब कंज्यूमर $10 था विलिंग है पे करने के लिए, लेकिन कंज्यूमर को $2 जो है वो पे करने पड़ रहे हैं। तो अब जी जब मार्केट की प्राइस जो है वो $2 हो गई, तो इससे कंज्यूमर का सरप्लस इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये वाला सारा एरिया जो है वो कंज्यूमर के सरप्लस को शो कर रहा है, ठीक है। तो एडिशनल सरप्लस क्या हो गया, एडिशनल सरप्लस है जी $30 का, तो कंज्यूमर का टोटल सरप्लस $98 से $128 हो गया, ठीक है। $98 से $128 हो गया, मतलब कंज्यूमर के जो टोटल सरप्लस में इजाफा हो गया, ठीक है। कंज्यूमर के टोटल सरप्लस में इजाफा हो गया। और ये सरप्लस में इजाफे के सोर्सेज क्या हैं जी, सरप्लस में इजाफे के सोर्सेज ये हैं कि अब एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को जो है वो कम पैसे पे करने पड़ेंगे, और प्राइस कम होने की वजह से न्यू कस्टमर्स भी मार्केट में एंटर होंगे, क्योंकि अब चीज़ उनके लिए भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी होगी। तो ये था जी क्या कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।